नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम राजनीति की व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आदिम राजनीति की व्यवस्था का अर्थ क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सभी समाजों, आदिम अथवा आधुनिक में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। बच्चों, राजनीति का संबंध प्रधानतः समाज में शक्ति के वितरण, संचालन और नियंत्रण से होता है, और ऐसा समाज जो बहुत छोटा हो और बंधुत्व संबंधों पर आधारित हो, जैसे कुटुंब और उसका अन्य परिवारों अथवा कुटुंबों से किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं होता है, तो उनमें राजनीतिक व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। अनेक समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक व्यवस्था विहीन समाज संसार में अब नहीं मिलते हैं। यहाँ पर स्टीवार्ड महोदय का कहना है, जब से समाजों का लिखित लेखा जोखा रखा गया है, तब से अराजनीतिक समाजों का उल्लेख नहीं मिलता है। राजनीतिक संगठन उन सभी समाजों में होता है जिन समाजों में समूहों का विभाजन बंधुत्व, आर्थिकी, धर्म, लिंग, भ्रातृत्व अथवा समुदाय के आधार पर होता है। बिल्स और हाइजर ने राजनीतिक संगठन के प्रकारों और उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो इस प्रकार से हैं। स्थानीय समूह राजनीतिक संगठन के अध्ययन के लिए प्रारंभ का स्वरूप होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह स्वरूप राजनीतिक इकाई हो। सभी समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। कुछ समाजों में परंपरागत अथवा रूढ़िवादी व्यवहार मिलते हैं, और ये व्यवहार किसी समझौते पर आधारित नहीं होते हैं। आदिम समाजों में कानून, राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं के द्वारा कार्य करता है। कुछ आदिम समाजों को छोड़कर अधिकतर समाजों में सामाजिक व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था के कार्य करती है। बच्चों, आदिम समाज बहुत अधिक विकसित नहीं होते हैं। उनकी जनसंख्या अधिकांशतः कम होती है। श्रम विभाजन न्यूनतम या नहीं के बराबर होता है। उनकी तकनीकी कम विकसित होती है। विज्ञान धर्म और जादू के रूप में मिलता है। अंधविश्वास का प्रभाव अधिक मिलता है। उनका भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल कम और प्रतिकूल अधिक होता है। उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसी कारण मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतम प्रयास के फलस्वरूप न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है। बचत मुश्किल से ही कुछ कर पाते हैं, इसलिए इनकी आर्थिकी संभरणात्मक होती है। उनके पास संपत्ति इतनी नहीं होती है कि इसकी सुरक्षा की कोई विशेषता व्यवस्था आवश्यक पड़े। इनमें मौलिक प्रथाओं और परंपराओं का पालन किया जाता है। इनमें नौकरशाही का अभाव होता है। इनमें धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात मुखिया में निहित होती है। इसके बाद अब हम आदिम राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है राज्य राजनीतिक व्यवस्था। बच्चों, आदिम समाजों में उन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था का जिनमें राज्य का विकास हो चुका है का अध्ययन करने से पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे आदिम समाजों की राज्य राजनीतिक व्यवस्था का सरल, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सकेगा। बच्चों,
अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए बताया है कि राज्य परिवारों और गांवों का संघ है। इन संघों का जीवन आत्मनिर्भर होता है। इन्होंने निम्न शब्दों में राज्य की परिभाषा दी है। राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने वाला परिवार और गांव का संघ है। मैक्स वेबर ने भी राज्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वह मानव समिति जो निश्चित क्षेत्र में सफलतापूर्वक कानूनी शारीरिक शक्ति के एकाधिकार का दावा करती है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य एक समिति है जिसकी विशेषताएं निश्चित क्षेत्र और उस क्षेत्र में कानूनी शक्ति का एकाधिकार है। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है निश्चित भूभाग। बच्चों, मानव समाज का प्रकृति से सीधा और निकट का संबंध है। मानव समुदाय अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भौगोलिक पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं से पूर्ण करता है। इसलिए प्रत्येक मानव समुदाय का निश्चित भूभाग से संबंध होता है। यह सत्य है कि आदिम समाजों का संगठन स्वजन संबंधों अर्थात रक्त, विवाह और गोद पर आधारित होता है, लेकिन इनका एक निश्चित भूभाग भी होता है। घुमक्कड़ आदिम समाजों में इसका महत्व कम होता है। जैसे जैसे समाज का संगठन कुटुंब या शिविर समूह से बड़ा होता जाता है, देशिक विशेषता का महत्व भी बढ़ता जाता है। बच्चों, भौगोलिक सीमा का महत्व छोटे, थोड़ी जनसंख्या और जनसंख्या के कम घनत्व वाले समुदायों में कम मिलता है, क्योंकि भूमि काफी होती है। परंतु जिन आदिम समाजों की जनसंख्या अधिक होती है, वहां पर भूमि या निश्चित भूभाग का महत्व होता है। ऐसे आदिम समाज है जो निश्चित भूभाग पर राज्य जैसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बुशमैन, लंका के वेडास और तस्मानी स्पष्ट रूप से प्राकृतिक सीमाएं मानते हैं, जो कि स्थानीय समूह सीमा पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय दूसरे समुदाय में अपना दूध भोजन एकत्र करने की अनुमति मांगने के लिए भेजता है। प्रार्थना को अनुमति देना या नहीं देना जनजाति के प्रौढ़ों पर निर्भर करता है, और जनजातियों में ऐसी परंपरा भी मिलती है कि उस जनजाति के चोर पर जुर्माना किया जाता है, जबकि बाहर के चोर को मृत्युदंड दिया जाता है। इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि जनजातियों में निश्चित भूभाग होता है, जिसमें उनकी न्याय व्यवस्था होती है, कानून होता है, सत्ता होती है। यह पंच में या समुदाय के प्रौढ़ व्यक्तियों की पंचायत में निहित होती है। दूसरा बिंदु है राज्य एक विशिष्ट हित समिति होती है। बच्चों, अधिकतर आदिम समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अभाव होता है। उनमें समाज की व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य सामाजिक संगठन और व्यवस्था करती है। यहाँ पर होबल ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि आदिम समाजों में विशिष्ट समितियों के सिद्धांत के आधार पर राज्य संगठन कम ही मिलता है। सभ्य अथवा नगरीय समाजों में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित अनेक विशिष्ट संस्थाएं और समितियां होती है, जैसे आर्थिक या व्यावसायिक समितियां, सांस्कृतिक समितियां, रोजगार संघ, तकनीकी हित, शैक्षिक संघ, राजनीतिक संघ इत्यादि। राज्य एक ऐसा संघ है जो अन्य संघों पर नियंत्रण रखता है। इस संबंध में स्पष्ट रूप से राज्य के विभिन्न अंग जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आदिम समाजों में पूर्ण विकसित रूप में नहीं मिलते हैं, जैसे सभ्य या आधुनिक समाजों में मिलते हैं। तीसरा बिंदु है सरकार, जिसको अंग्रेजी में गवर्नमेंट कहा जाता है। बच्चों, सरकार का काम बड़े समाजों के लिए 3 प्रमुख कार्यों को करना होता है। ये 3 प्रमुख कार्य हैं विधायी, न्यायिक और प्रबंधकारी। ये कार्य सरकार
अपने 3 संगठनों द्वारा करती है। ये 3 महत्वपूर्ण संगठन है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। जब समाज काफी विकसित हो जाता है और उसकी आर्थिक बचत की स्थिति में पहुंच जाती है, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय होने लगता है, तब समाज में सरकार का अस्तित्व काफी स्पष्ट, सुनिश्चित और प्रत्यक्ष एक विशिष्ट समिति के रूप में पहुंच जाता है। भारत के आदिम समाजों में राजनीतिक व्यवस्था तो मिलती है, उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, परंतु एक राज्य या सरकार के गठन वाला राजनीतिक संगठन भारत की नागा और आसाम की अन्य जनजातियों में मिलता है, और ये जनजातियां अपने सशक्त राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चौथा बिंदु है कानून, जिसको अंग्रेजी में लॉ कहा जाता है। बच्चों, सरकार समाज में कानून की संस्था के द्वारा कार्य करती है। मजूमदार और मदान ने लिखा है कि कानून नामक संस्थात्मक क्रिया को संपादित करने वाली समिति को सरकार कहा जाता है, और सरकार का अर्थ है पूरे समाज या इसके किन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक प्रचलनों एवं कानूनों के समाज सम्मत प्रशासन की भूमिका का निर्वाह किया जाना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कानून राज्य और सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आदिम समाज में कोई न कोई सत्ता अवश्य होती है जो कानून को व्यावहारिक रूप देती है। उसके पास सत्ता और शक्ति होती है जिसके द्वारा अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उससे उसका पालन करने के लिए मजबूर कर सकती है। युगांडा आदिम समाज में तो जेल की व्यवस्था भी मिलती है। युगांडा में राजा, मुखिया या परिवार का मुखिया किसी भी दोषी व्यक्ति को कटघरे में रखने का हुक्म देने का अधिकार रखता है। आदिम समाज में जो कार्य प्रथाएं करती है वही कार्य सभ्य और आधुनिक समाज में कानून करता है। सभ्य समाजों में कानून काफी स्पष्ट, सुनिश्चित और व्यवस्थित होते हैं। नगरीय समाजों में, जैसा कि मेलिनोवस्की ने कहा है कि आदिम समाजों में न्यायालय, कानून, केंद्रीय सत्ता, पुलिस, न्यायाधीश इत्यादि अनेक लक्षण मिलते हैं। अफ्रीका के नीग्रो और अन्य जनजातियों में से लक्षण मिलते हैं। इसके बाद अब हम राज्य विहीन राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके अंदर पहला बिंदु है स्थानीय समुदाय। राज्य विहीन राजनीतिक व्यवस्था आदिम समाजों में सामान्य बात है। बच्चों, समुदायों की प्रकृति विस्तार की होती है। ग्राम या कस्बे के स्तर के संगठन और बड़े होने की ओर निश्चित झुकाव रखते हैं। छोटे समुदाय बड़े समुदायों जैसे बड़े जिले या बड़ी जनजातियों में मिलकर राज्य का विस्तार करते हैं। छोटे छोटे समुदायों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था आदि बड़े संगठन करते हैं। होबल ने भी बताया कि प्रत्येक 7 घुमक्कड़ जनजातियों में से 6 शिविर स्वतः प्रशासित होते हैं। इनका बड़े संगठन राज्य से थोड़ा अथवा नहीं के बराबर संबंध होता है। राज्य विहीन राजनीतिक व्यवस्था वाले अधिकतर समाजों में राज्य की विशेषताएं तो मिलती है, लेकिन ये कम विकसित होती है। इसका दूसरा बिंदु है मुखिया। बच्चों, बिल्स और हाइजर ने राजनीतिक व्यवस्था का विकास बताते समय यहाँ तक लिख डाला कि हर सामाजिक संगठन में हर स्तर पर मुखिया या नेता होता है। कुटुंब, कबीला या स्वजन समूह एक समुदाय हो सकता है, उसमें भी मुखिया होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसमें राजनीतिक व्यवस्था हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुखिया आदिम समाजों में बहुत प्रारंभिक की अवस्था से मिलता है। बच्चों, इसके अंतर्गत मुखिया हर स्तर पर मिलते हैं। ये परिवार से लेकर वंश, कुल, गोत्र, भ्रातृदल, द्विअंशी दल, जनजाति, ग्राम, जिला, संयुक्त राज्य संघ, राष्ट्र इत्यादि सभी स्तर पर होते हैं।
इनके नाम और कार्य हमें भिन्न भिन्न मिलते हैं। जैसे जैसे स्तर ऊंचा और बड़ा होता जाता है, बड़ा मुखिया या नेता छोटे मुखिया या नेताओं की सहायता से करता है। इन मुखियाओं का परस्पर संबंध इस बात पर भी निर्भर करता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सरकार किस प्रकार की है। लेकिन सामाजिक मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने अध्ययनों के आधार पर यह पाया कि राज्य विहीन राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया के कार्य और उत्तरदायित्व अधिक होते हैं। बच्चों, आदिम और ग्रामीण समाजों में अनौपचारिक और परंपरागत मुखिया होते हैं। उसमें अपेक्षा यह की जाती है कि वह समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों को देखें। होबल के अनुसार आदिम जगत में मुखिया के पास स्पष्ट सत्ता कभी कभी ही होती है, फिर भी वह स्थानीय समूह में केंद्र होता है। इन्होंने निष्कर्ष दिया है कि सरल आदिम समाज हमेशा प्रजातंत्र होते हैं। बिरला ही तानाशाही राजनीतिक नेतृत्व वाली व्यवस्था विकसित हो पाती है। इसका तीसरा बिंदु है पंचायत। बच्चों, किसी न किसी रूप में पंचायतें सभी समाजों में मिलती है। यह राजनीतिक व्यवस्था का सार्वभौमिक अंग है। सामाजिक संगठन में चाहे राजनीतिक व्यवस्था राज्य वाली हो अथवा राज्य विहीन, लेकिन पंचायत संगठन औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सभी में होता है। इनका संगठन, कार्यविधि, सत्ता और शक्ति भिन्न भिन्न होती है। समाज चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे जनजाति हो अथवा बड़ा संयुक्त राज्य संघ हो, बिना पंचायत का या परिषद की सलाह के राजनीतिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मुखिया, प्रमुख या राजा कोई भी हो, वे लोग पंचायत से सलाह लेकर कार्य करते हैं। इस प्रकार बच्चों, छोटे आदिम समुदायों, जनजातियों या संयुक्त संघों में जिनमें राज्य विहीन राजनीतिक व्यवस्था होती है, उनमें पुरुष करोड़ों की पंचायतें होती है और ये पंचायतें छोटे मोटे कार्य करती है। समुदाय के आपसी झगड़ों को निपटाती है। कोई मारपीट करता है तो उसे दंड देती है और सामाजिक सुरक्षा और शांति कायम रखती है। धार्मिक मामलों को देखती है। अगर व्यक्तियों में कर्तव्य और अधिकारी संबंधी झगड़े होते हैं तो उनकी सुनवाई करती है, गवाहियां लेती है। परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय एवं अन्य संबंधित स्तरों के मुखिया पंचायत में अपने अपने विचार और मत स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। पंचायत के फैसलों को व्यावहारिक रूप देने का दायित्व पंचायत का होता है। अपराधी को सजा देना या उसे समुदाय से बहिष्कृत करना पंचायत का कार्य है। और होबल का कहना है कि बुजुर्ग पंचायत व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जिसमें सभी बड़े लोग पंचायत में भाग लेते हैं। इस प्रकार बच्चों, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि प्रदेशों की सभी जनजातियों में पंचायतें मिलती है। मजूमदार और मदान ने ऐसी अनेक जनजातियों का उल्लेख किया है जिनमें पंचायत सरकार जैसे कार्य करती है, परंतु उनमें राज्य जैसी संस्था नहीं मिलती है। इन्हीं के शब्दों में कुछ ऐसे समाज भी हैं जहां अधिसत्ता किन्हीं एक या दो व्यक्तियों में नहीं, किंतु एक परिषद में निहित होती है, जिनमें सभी सदस्यों के समान अधिकार होते हैं। मुखिया तथा परिषदें प्रायः साथ साथ काम करते हैं और परिषदें मुखियाओं की सहायता करती है। कुछ ऐसे आदिम समाज भी है जहां संपूर्ण अधिसत्ता कुछ गिने चुने लोगों, पुश्तैनी सामंतों अथवा आयु, अनुभव, बुद्धि या तथाकथित उन्नत मानधारी विशेषताओं वाले व्यक्तियों के हाथ में रहती है। तो बच्चों, आज हमने आदिम राजनीति की व्यवस्था के अर्थ और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जाना और समझा और अध्ययन किया। आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।